लोग कहते हैं कि कंसास के खेत दुनिया को खाना देते हैं। गोल्ड कहते हैं उस फसल को, सुनहरा गेहूं, हरा भुट्टा। लेकिन मेरा खेत अलग है। बैकवर्ड फार्म पर जमीन हर साल फसल नहीं उगती। यहाँ एक साइकिल है, एक नियम है। 4 साल सब कुछ नॉर्मल रहता है। सूरज निकलता है, बारिश होती है, हवा चलती है। लेकिन 5वें साल में मिट्टी को पानी की प्यास नहीं होती, उसे कुछ और चाहिए होता है। आज सुबह मैंने कैलेंडर देखा। 4 साल 11 महीने और 30 दिन बीत चुके थे। आज रात 5वां साल शुरू होगा और मुझे पता है कि वो आने वाला है। वो जिसे मेरे पेरेंट्स द क्रो मैन कहते थे। उस रात से पहले जब वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो शायद ये आखिरी मेरा मैसेज होगा। मेरा नाम कैलेब है और हार्वेस्ट शुरू होने वाला है। रात के 2 बज रहे थे। आमतौर पर रात को फार्म कभी शांत नहीं होते। क्रिकेट झिंगुर की आवाज़ आती है, दूर दूर कहीं भेड़िया रोते हैं। हवा कौन से टकराता है तब सिस्क की आवाज़ आती है। लेकिन आज सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता है। मैं अपने पहुंच पे बैठा था। मेरे पास मेरा कुत्ता बस्टर लेटा हुआ था। बस्टर एक जर्मन शेफर्ड है। वो आमतौर पर किसी से नहीं डरता, पर पता नहीं उसको क्या हुआ, आज रात वो जंप करता है। वो भौंक नहीं रहा था, वो बस विम्पर कर रहा था, एक पतली सी दर्द भरी आवाज़। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। बस्टर, सब ठीक है बॉय। पर वो ठीक नहीं था। बस्टर की नज़र ज़मीन पर नहीं थी, ना तो जंगल की तरफ थी। वो सीधा आसमान की तरफ देख रहा था। मैंने भी उसको देखते हुए ऊपर देखा। तब मुझे पहला साइन, एक संकेत दिखा आसमान में। आसमान काला नहीं था, तारों के बीच में एक हल्की सी बैंगनी रज की रोशनी थी। वो रोशनी बादलों के पीछे से सांस ले रही थी। तभी मुझे वो आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ मेरे ख्याल से जंगल में से आ रही थी। वो कोई सूखी हुई टहनी जो क्रैकिंग की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई तोड़ दिया हो या किसी ने उस पर पैर रख दिया हो। मैं अपनी चेयर से खड़ा हो गया। मैंने पहुंच की लाइट ऑन की। वो पीली लाइट वो फेंस के आसपास तक ही जा रही थी। उसके आगे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ खड़ा था। कॉर्नफील्ड के किनारे पर। कल तक वहाँ मुझे याद है तब तक तो कुछ भी नहीं था। मैंने खुद चेक किया था, या हो सकता है मैं भूल भी गया हूँ, लेकिन मुझे याद है तब तक वहाँ पे मैंने कोई भी स्केयर क्रो नहीं लगाया था। पर यह स्केयर क्रो ऐसा नहीं था जैसे वो आप कहानियों में सुनते हैं। इसने कोई शर्ट नहीं पहनी थी, इसने कोई सर पर हैट नहीं पहनी थी। ये हद से ज़्यादा लंबा था, शायद 7 फीट से भी ज़्यादा। इसका शरीर लकड़ी का तो नहीं लग रहा था। इवन तो वो दूर था, लेकिन मैं बता सकता था कि वो काले खुरदुरे पत्थर का बना हुआ था, जैसे जली हुई कोयले की चट्टानें। और उसके ऊपर हजारों हजारों कौवे बैठे होने चाहिए थे, पर वहाँ एक भी कौवा नहीं था। वो अकेला खड़ा था, बिल्कुल स्टिल। लेकिन उसका एक हाथ, उसका दायां हाथ सीधा मेरे घर की तरफ पॉइंट कर रहा था। मेरे दिमाग ने कहा, अंदर जाओ कैलेब, दरवाज़ा बंद करो, गन उठाओ। लेकिन सच कहूँ तो उस टाइम पर मेरे पैर जम गए थे, क्योंकि मुझे अचानक याद आया 5 साल पहले जब मैं 19 साल का था, मेरे पापा ने आखिरी बार मुझे यही कहा था, कैलेब, जब वो उंगली बताए तो समझ लेना कि वो हमें चून रहा है। बस्टर अचानक चिल्लाया और अपने कैनल के अंदर भाग गया। मैंने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? मेरी आवाज़ से मानो खेत में गूंज गई। स्केयरक्रॉ ने जवाब नहीं दिया, लेकिन हवा चलनी बिल्कुल ही बंद हो गई और वो पर्पल रोशनी थोड़ी और तेज हो गई। मैंने अपने फ्लैशलाइट उठाई और लाइट सीधी उस चीज़ पर मारी। मेरा दिल मेरे गले में आ गया, क्योंकि 1 सेकंड पहले वो खेत के किनारे पर था, ठीक फेंस के पीछे। लेकिन जब फ्लैशलाइट की रोशनी वहाँ पे पड़ी, सच में वो फेंस के अंदर खड़ा था। उसके चलने की आवाज़ तक भी नहीं आई थी, ना तो घास हिलने की आवाज़ आई, मानो वो जस्ट ब्लिंक करके ही आगे आ गया हो। अब मैं उसका चेहरा अच्छे से देख सकता था। मैं देख सकता था कि वहाँ पे कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक स्मूथ काला पत्थर जिसमें 2 गड्ढे थे जहाँ काली आंखें होनी चाहिए थी, और उन गड्ढों के अंदर वहीं आसमान घूम रहा था। वो मुझे देख रहा था, वो मुझे पहचानता था। द 5th हार्वेस्ट शुरू हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था इस बार फसल गेहूं की नहीं होगी, इस बार फसल मेरी होने वाली है।
मैं उस रात सोया नहीं। कैसे सोता भला, जब मुझे पता था कि मेरे दरवाजे के बाहर अंधेरे में वो चीज़ खड़ी थी। मैं अपनी शॉटगन गोद में रखकर लिविंग रूम के फ्लोर पर बैठा रहा, बस सूरज निकलने का इंतज़ार कर रहा था। जब सुबह हुई तो वो चला गया था। स्क्रैरक्रो वहाँ नहीं था। फैंस बिल्कुल खाली था, लेकिन हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, ओजोन की स्मेल, जैसे बारिश के बाद आती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तेज। और उसके नीचे तांबे की स्मेल थी, जैसे खून जैसी। मैं हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और खेत में गया। सूरज की रोशनी थी, लेकिन वो गर्मी नहीं लग रही थी, वो ठंडी थी। मैंने भुट्टे के खेत में देखा, ध्यान से देखा तो वहाँ पता चला कि रात भर में वो बदल गए थे। वो अब हरे भरे नहीं थे। उनमें से कुछ भुट्टे ग्रेस पड़ गए थे, जैसे राख जैसे लग रहे थे, और उनमें से कुछ पत्तों पर तो वैसल, मानो जैसे कि नसें उभर आई हों, हल्की सी वैसे लग रही थी। वो नसें बिल्कुल इंसान के हाथों जैसे लग रही थी और हल्के हल्के धड़क भी रही थी। मैंने अपने जेब से चाकू निकाला और एक स्टाक को काटा। उसमें से पानी नहीं निकला, उसमें से एक गाढ़ा बैंगनी थिक लिक्विड निकला। वो ज़मीन पर गिरा और मिट्टी ने उसे तुरंत सोख लिया। ज़मीन ने उस रस को ऐसे सोखा जैसे वो प्यासी हो इस रस के लिए। तभी मुझे महसूस हुआ, ये खेत अब फसल नहीं उगा रहा, ये खेत अब शरीर बन चुका है और हम सब इसके अंदर हैं। खेत से निकलकर मैं अस्तबल की तरफ भागा। मुझे जानवर की चिंता थी। मेरे पास 3 घोड़े और 4 गायें थी। आमतौर पर सुबह होते ही वो शोर मचाते थे खाने के लिए, लेकिन आज अस्तबल से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल सन्नाटा। मेरा कुत्ता बस्टर अस्तबल के दरवाजे पर रुक गया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो अंदर जाने को तैयार नहीं था। वो वहाँ ज़मीन पर लेट गया और रोने लगा। मैंने भी उसे वहीं छोड़ा और दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला एंड जो मैंने देखा, वो देखकर मैं वो नज़ारा कभी नहीं भूल पाऊँगा। मेरे घोड़े अपने स्टेल्स में खड़े थे, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे। वो सब दीवार की तरफ मुँह करके खड़े थे और वो दीवार को चाट रहे थे। लकड़ी पर उनकी अजीब से निशान थे और खून लगा हुआ था। उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। बुतिया गायब थी। मैंने घोड़े रष्टी को आवाज़ दी, रष्टी, हे बॉय। रष्टी ने गर्दन घुमाकर मुझे देखा, पर उसने मुझे पहचाना नहीं। उसने अपना मुंह खोला और एक ऐसी आवाज़ निकाली जो घोड़े नहीं निकालते। वो आवाज़ किसी मशीन के ग्राइंडिंग जैसी थी। और गायें वो एक सर्कल में बैठी थी, एक परफेक्ट सर्कल, और उनके बीच में एक मरा हुआ कौवा। वो इसे खा नहीं रही थी, वो बस उसे पूज रही थी। मेरी सांस मानो अटक सी गई। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये वो सिग्नल था जो चीज़ आसमान में थी। उसने इनके दिमाग को रीराइट कर दिया था। ये जानवर अब जानवर नहीं रहे थे, ये उस एंटिटी के रिसीवर्स बन गए थे। तकरीबन दोपहर के 1 बजे मुझे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने धीरे से खिड़की से देखा। एक पुरानी नीली पिकअप ट्रक आ रही थी, एलेना। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, खुशी से नहीं, डर से। उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये ज़मीन अब पॉइजनेड हो गई थी। अगर वो यहाँ ज़्यादा देर रुकती है तो उसे भी इन्फेक्शन लग जाएगा। मैं घर से फटाफट से भागा। एलेना गाड़ी से उतरी, हाथ में एक कैसरोल लेके। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि वो इतनी नॉर्मल थी। हे कैलेब, मैंने सोचा तुम्हारे लिए खाना लेके आऊँ। तुमने 2 दिन से फ़ोन नहीं उठाया। मैंने फटाफट से उसे वहीं रुकने का इशारा किया। बोला, एलेना मत आओ, वापस जाओ। ये सुन के उसकी स्माइल जैसे गायब हो गई। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे। तुम्हारे कपड़ों पर ये पर्पल दाग कैसा है? वो मेरे पास और आने लगी। मैं चिल्लाया, एलेना प्लीज़, यहाँ कुछ गलत है। जानवर पागल हो गए हैं, और तो और हवा में जहर भी है। वो रुकी नहीं, वो जिद्दी थी। लेकिन जैसे ही वो मेरे पोर्च की सीढ़ियों पर चढ़ी, वो रुक गई। उसकी आंखें फैल गई। उसने अपना हाथ अपने कान पर रखा। कैलब, ये आवाज़ कैसी है? कैसी आवाज़? मैंने पूछा। ये हमिंग, जैसे हाई वोल्टेज तार की आवाज़ हो। मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। मुझे तब समझ आया, वो आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं इसका हिस्सा बन चुका था।
पर एलेना वो नहीं थी, वो इसे सुन सकती थी। अचानक एलेना की नज़र खेत की तरफ गई। वो देख के उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कैसरोल उसके हाथ से गिर गया और टूट गया। कैलेब, वो फुसफुसाई, वो आदमी कौन है? वो खेत के बीच में इतना लंबा आदमी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दिन के उजाले में, धूप में, काउमैन वहाँ खड़ा था। कल रात को फेंस के पास था, अब वो गार्डन के बीच में खड़ा था, सिर्फ 15 कदम दूर। और इस बार वो आसमान की तरफ इशारा कर रहा था। वो एलेना की तरफ उंगली उठा रहा था। मैंने एलेना के हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर खींच लिया। मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया, खिड़कियाँ बंद कर दी, पर्दे गिरा दे। एलेना रो रही थी। वो क्या था कैलेब? उसकी आंखें नहीं थी, वो मुझे देख कैसे रहा था? मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर तभी घर की लाइट्स झिलमिलाने लगी, फ्लिकरिंग होने लगी। किचन में रखा हुआ रेडियो अपने आप ऑन हो गया, लेकिन उसमें कोई गाना नहीं था, सिर्फ स्टैटिक की आवाज़ थी। और स्टैटिक के बीच में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, एक गहरी पथरीली आवाज़ जो इंग्लिश नहीं बोल रही थी, वो मेरे दिमाग के अंदर बोल रही थी। ये आवाज़ कुछ ऐसी थी, द वेसल इज रेडी। मैंने एलेना को देखा। वो अब रो नहीं रही थी, वो बिल्कुल शांत हो गई थी। वो रेडियो को घूर रही थी और उसकी नाक से वही बैंगनी खून बहने लगा जो मैंने खेत में देखा था। साइकिल तेजी से बढ़ रहा था। क्रॉमैन अब बाहर इंतजार नहीं कर रहा था, वो हमारे दिमाग के अंदर आ चुका था। मैंने अपनी गन उठाई। स्क्रॉमैन से लड़ना आसान था, पर मैं उस चीज़ से कैसे लड़ूं जो अब मेरे किचन में है, मेरी पसंदीदा लड़की के दिमाग में घुस चुका था। रेडियो की आवाज़ वो सिग्नल की तरह नहीं थी, वो एक जानवर की सांस लेने जैसी थी। मैंने एलेना के कंधे पर हाथ रखा। उसकी स्किन बर्फ जैसी ठंडी थी। एलेना, मेरी तरफ देखो। लेकिन उसने पलक नहीं झमकाई। उसकी आंखें अभी भी रेडियो डायल की तरफ टिकी हुई थी। वो जो खून उसकी नाक से बह रहा था, वो नॉर्मल खून की तरह टपक नहीं रहा था, वो हवा में फ्लोट कर रहा था। छोटी छोटी बूंदें ग्रेविटी को इग्नोर करते हुए ऊपर की तरफ उड़ रही थी, छत की सीलिंग की तरफ। मैंने डरते हुए नज़र ऊपर की, किचन की छत पर, जहाँ पेंट उखड़ा हुआ था, वहाँ बूंदें जमा हो रही थी, जैसे कोई पेंटिंग बना रही हो, एक नक्शा, सितारों का नक्शा। मैंने एलेना को पकड़कर चेयर पर बिठाया। घर के बाहर तूफान शुरू हो चुका था, लेकिन तूफान अलग था। इसमें बादल गरजने की आवाज़ नहीं थे, इसमें सिर्फ हवा को रोना था। ऐसी आवाज़ हजारों लोग एक साथ चीख रहे हों, लेकिन बहुत दूर से। मैंने एक टावल उठाया, टावल लेके एलेना का चेहरा साफ करने लगा। जब टावल उसके खून से टच हुआ तो टावल का कपड़ा जलने लगा, धुआं निकला और टावल राख बन गया। मेरे हाथ कांप गए थे। यह इन्फेक्शन सिर्फ दिमाग का नहीं था, यह रियलिटी को बदल रहा था। तभी एलेना ने पहली बार कुछ बोला। उसकी आवाज़ उसकी अपनी नहीं थी, वो हेवी थी, डिस्टोर्टेड थी। कैलेब, वो बेसमेंट में है, पापा का राज, वो बेसमेंट में है। बेसमेंट। मैंने पिछले 5 सालों से उस बेसमेंट का दरवाज़ा नहीं खोला था, क्योंकि वही वो जगह है जहां मैंने अपने पापा को आखिरी बार देखा था। मैं किचन से निकलकर हॉलवे में गया। घर की पूरी लकड़ी मेरे कदम पर क्रैक कर रही थी। बाहर अंधेरा बढ़ रहा था, हालांकि अभी दोपहर के 3 बजे थे। सूरज को वो पर्पल स्काई पूरी तरह निगल गया था। बेसमेंट का दरवाज़ा सीढ़ियों के नीचे था। उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जो मैंने 5 साल पहले लगाया था। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं चाबी ढूंढी। चाबी गुच्छा में थी, पर उस पर जंग लगी हुई थी। मैंने चाबी ताले में डाली। क्लिक, ताला खुला। मैंने दरवाज़ा खींचकर खोला और अंदर से सड़न और गीली मिट्टी की बू आई और एक स्मेल आई। वही स्मेल जो ओजोन वाली थी, वही ओजोन जो बाहर खेत में थी। मैंने फ्लैशलाइट ऑन की और सीढ़ियाँ उतरने लगा। 1, 2, 3। हर सीढ़ी पर मुझे लग रहा था कि नीचे अंधेरे में कोई खड़ा है। बेसमेंट ठंडा था, बहुत ठंडा। जब मैं फ्लैशलाइट की रोशनी नीचे फ्लोर की तरफ पाड़ी, बेसमेंट का फर्श कंक्रीट का नहीं था, कंक्रीट टूट चुका था और नीचे से कॉर्नस्टेल भुट्टे के पौधे उग गए थे। घर के नीचे बिना धूप के, लेकिन ये पौधे हरे नहीं थे, ये काले थे और इनके जड़ें
दीवारों के अंदर घुस चुके थे। ऐसे लग रहा था जैसे घर को वो पकड़ रखा हो। कमरे के बीच में मेरे पापा की एक पुरानी डेस्क थी। वो डेस्क धूल से ढकी हुई थी। ऊपर एक लालटेन रखी थी और एक मोटी सी लेटर डायरी, वही डायरी जो पापा हमेशा लिखते थे। क्रोमैन ने एलेना के जरिए मुझे यहाँ भेजा था क्योंकि जवाब इस डायरी में थे। मैंने डेस्क के पास जाकर डायरी उठाई। उसका कवर किसी जानवर की खाल जैसा लग रहा था, पर वो गर्म था। मैंने पहला पन्ना पलटा। डेट 12 अक्टूबर 1995। आज से ठीक 3 साल पहले हमने फार्म खरीद लिया है। मिट्टी बहुत अच्छी है, सस्ती ज़मीन मिली। लोकल कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं रहता, पर मुझे लगता है ये जगह परफेक्ट है कैलेब के लिए। मैंने कुछ पन्ने स्किप किए। डेट 12 अक्टूबर 2000। एंट्री: फसल अजीब है। रात को खेत से आवाज़ें आती थी। मैंने एक आदमी को देखा। वो स्कैरक्रो जैसा लगा था, पर वो चलता है। मुझे लगता है मैं पागल हो चुका हूँ। मेरी पत्नी कहती है उसे सपने आते हैं बड़े शहरों के, एंड वो शहर आसमान में बसे हैं। मैं पढ़ता गया। हर एंट्री पर पापा की लिखावट कुछ अजीब और ख़राब होते गई। डेट 12 अक्टूबर 2010। एंट्री: वो दुश्मन नहीं है, मैं गलत था। क्रोमैन एक गार्डनर की तरह है और हम उसकी फसल। वो हमें खाता नहीं है, वो हमें चेंज करता है। ज़मीन के नीचे कुछ है, एक सीप, एक गॉड, मुझे नहीं पता, पर वो हर 5 साल में जागता है ताकि फ्यूल ले सके। फ्यूल यानी लाइफ एनर्जी। ये पढ़कर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। आखिरी एंट्री उस दिन की थी जब पापा गायब हो गए थे, 5 साल पहले। डेट 12 अक्टूबर 2020। कैलेब, अगर ये तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जा चुका हूँ। मत डरना बेटा, हम मरे नहीं हैं, हम हार्वेस्ट हो गए हैं। हमें वो ऊपर ले गए हैं जहाँ दर्द नहीं है, जहाँ टाइम नहीं है। बस क्रोमैन पर भरोसा करना। जब वो उंगली उठाए तो भागना मत, वो तुम्हें लेने आएंगे। अपना दरवाज़ा खुला रखना। मैंने डायरी बंद कर दी। सन्नाटा। और फिर मेरे पीछे एक अजीब सी आवाज़ आई। बेसमेंट के जिस कोने में अंधेरा ज़्यादा था वहाँ से सूखे हुए पत्तों के हिलने की आवाज़। मैंने धीरे से अपनी फ्लैशलाइट घुमाई। वहाँ बेसमेंट के कोने में जहाँ कॉर्नस्टैक सबसे घने थे, वहाँ कोई बैठा था। शायद कुछ लगा हुआ था। वो दीवार के साथ चिपका हुआ था, आधे इंसान आधे पौधे जैसा मिक्सचर। उसका चेहरा मेरे पापा जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी और उसके मुंह से जड़ें निकलकर ज़मीन में जा रही थी। क्या ये मेरे पापा थे? नहीं, डायरी में लिखा है वो ऊपर गए हैं। तो ये क्या था? ये वो खोल था जो पीछे छोड़ गए थे, जैसे सांप अपने स्किन छोड़ देते हैं। अचानक उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बैंगनी रंग की थी और वो मुस्कुराया। ऊपर से किचन से एलेना की चीखने की आवाज़ आई। घर हिलने लगा। क्रोमैन आ गया था। बेसमेंट की छत से धूल गिरने लगी। मैंने सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया। पापा के उस सेल ने मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं बच निकला। जब मैं ऊपर किचन में पहुंचा, दरवाज़ा टूट चुका था। तूफान घर के अंदर आ गया था और एलेना ज़मीन पर नहीं थी, वो हवा में थी। छत से 2 फीट नीचे तैर रही थी और खिड़की पर क्रोमैन खड़ा था, बिना किसी सहारे के, हवा में। उसने अपना हाथ बढ़ाया। इस बार मेरी तरफ नहीं, उसने अपना हाथ एलेना की तरफ बढ़ाया। साइकिल का आखिरी फेज शुरू हो गया था। द एक्सटेंशन। उठाओ। हवा अब हवा नहीं रही थी, वो एक ठोस दीवार बन चुकी थी। किचन की खिड़कियाँ वो टूटी नहीं थी, वो पिघल गई थी। कांच किसी लिक्विड की तरफ फर्श पर बह रहा था। मैं किचन के दरवाजे पर जम गया। मेरे सामने एलेना ज़मीन से 3 फुट ऊपर हवा में लटक चुकी थी, जैसे पानी में तैर रही हो। उसकी आंखें अभी भी बंद थी और उसकी नाक से निकलने वाला पर्पल खून हालों की तरह, चक्र की तरह उसके सर के चारों तरफ घूम रहा था। और वहाँ खिड़की के फ्रेम के बीच में क्रोमैन खड़ा था। बाहर तूफान था, पर उसके कपड़े हिल नहीं रहे थे। वो सख्त था। उसका शरीर से वो स्टैटिक आवाज़ आ रही थी जो मेरे दांतों में वाइब्रेशन पैदा कर रही थी। मैंने अपनी शॉटगन उठाई। मेरे हाथ पसीने से गीले थे। मैंने कहा, एलेना को नीचे उतारो।
मेरी आवाज़ तूफान के शोर में दब गई। क्रॉममैन ने गर्दन घुमाकर मुझे देखा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस घर के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसका पैर किचन के फ्लोर पर पड़ा, दुनिया पलट गई। मेरे पैर जमीन से उठ गए। घर के अंदर अब ग्रेविटी खत्म हो गई थी। किचन की चेयर, टेबल, चाकू, प्लेट्स अब सब हवा में उड़ने लगे, सीलिंग से टकराए। मेरा सिर सीलिंग फैन से लगा और खून बहने लगा। लेकिन वो खून नीचे नहीं गिरा, वो हवा में तैरने लगा। ये घर अब धरती पर नहीं था। हम किसी और डायमेंशन के रूल्स में आ चुके थे। मैं हवा में तैरते हुए किचन आइलैंड को पकड़ते हुए आगे बढ़ा। मेरी गन हवा में हाथ से छूटकर दूर हवा में गुम हो रही थी। मुझे एलेना के तरफ पहुंचना था। एलेना, मेरा हाथ पकड़ो, मैं चिल्लाया और हवा में स्विम करने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके जैसे तैसे करीब पहुंचा। मैंने उसका ठंडा हाथ पकड़ लिया, पर जैसे ही मैंने उसे छुआ, मुझे एक झटका लगा। बिजली का नहीं, बल्कि एक यादों का झटका। एक सेकंड में मुझे एलेना की पूरी जिंदगी का झलक दिखी। उसका बचपन, उसके सपने, उसका डर और फिर उसका सच। मुझे उसके दिमाग के अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी। वो एलेना की आवाज़ नहीं थी, वो हजारों लोगों की मिलीजुली आवाज़ थी। रुको मत कैलेब, उसको रोको मत, वो चुनी गई है। मैंने क्रॉममैन की तरफ देखा। वो अभी भी वहीं खड़ा था, हवा में। अब वो मेरे बहुत करीब था, इतना करीब कि मैं उसका चेहरा का टेक्सचर देख सकता था। वो पत्थर का नहीं था, वो जला हुआ मांस का था, सदियों पुराना। और उसके सीने में जहाँ दिल होना चाहिए, वहाँ एक ब्लैक होल घूम रहा था। मैंने टेबल से एक पड़ा हुआ नाइफ उठाया जो मेरे पास तैर रहा था। गुस्से में और डर में मैंने पूरी ताकत से क्रॉममैन के सीने में वो चाकू मार दिया। क्लैंच। चाकू उसके टकरा कर टूटा नहीं, वो उसके शरीर के अंदर गायब हो गया, जैसे पानी में कोई पत्थर फेंका हो। क्रॉममैन ने अपनी गर्दन झुकाकर वो जगह देखी जहां मैंने वार किया था। फिर उसने मेरी तरफ देखा, गुस्से से नहीं बल्कि दया से। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे माथे पर एक उंगली रख दी। सब कुछ रुक गया। शोर बंद, तूफान बंद, सिर्फ एक आवाज़ गूंजी, तुम अभी तैयार नहीं हो। उसने मुझे धक्का दिया और मैं किचन से उड़ता हुआ, लिविंग रूम की दीवार तोड़ता हुआ सीधा बाहर खेत की मिट्टी में जा गिरा। मैं मिट्टी में गिरा। घर के बाहर ग्रेविटी अभी भी थोड़ी बची हुई थी। मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था। बारिश हो रही थी, पर पानी नहीं था। वो बारिश राख की बारिश हो रही थी। मैं लड़खड़ा कर खड़ा होने की कोशिश की और तभी मैं ऊपर देखा। हमारे फार्म हाउस की छत उखड़ चुकी थी। लकड़ी के टुकड़े आसमान में ऊपर की तरफ खींचे जा रहे थे और बादलों के बीच में वो चीज़ थी जिसे मेरे पापा ने सीप कहा था। वो सीप नहीं थी, वो एक आँख थी, एक मिलियन चौड़ी आँख जो आसमान में खुली हुई थी। उसका रंग गहरा बैंगनी और गोल्ड था। उसकी पुतली घूम रही थी और उसमें से बीम लाइट सीधे मेरे घर के अंदर जा रही थी। उस रोशनी के अंदर मैंने एलेना को देखा। वो अब घर के दीवारों से ऊपर निकल चुकी थी। वो रोशनी में तैर रही थी। ऊपर की तरफ उसके कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे और वो अकेली नहीं थी। मेरे फार्म के जानवर, गाय, घोड़े और मेरा कुत्ता बस्टर, वो भी उस रोशनी में था। सब शांत, सब सोए हुए धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, उस आँख की तरफ, जैसे ग्रेविटी उन्हें दरसी से तोड़कर ले जा रही हो। मैं चीखा, मैं एलेना का नाम पुकार कर चीखा बार बार, पर उसने नीचे नहीं देखा। उसका चेहरा ऊपर रोशनी की तरफ था। वो खुश लग रही थी, एक ऐसी शांति जो इस दुनिया में मिलती ही नहीं। मेरे पापा की डायरी मुझे याद आई। वो हमें खाते नहीं हैं, वो हमें चेंज करते हैं। क्या ये मौत थी या ये सच में मोक्ष था? एक्सेशन। मैं वहाँ खेत में घुटनों पर बैठ गया, मिट्टी को मुट्ठी में भींच लिया। मैं देख रहा था जैसे मेरी दुनिया से सब जरूरी इंसान सितारे बन जा रहे थे। क्रॉममैन अभी भी घर की छत पर खड़ा था। वो एलेना को जाते हुए देख रहा था, ऐसे जैसे किसान अपनी फसल को ट्रक में लड़ते हुए देखता है, एक सेटिस्फैक्शन के साथ।
धीरे धीरे एलेना उस बैंगनी रोशनी में धुंधली हो गई। वो आंख बंद होने लगी, बादल वापस आने लगा, रोशनी कम होने लगी और फिर जो चीज़ें हवा में थी वो ज़मीन पर गिरने लगी। घर के फर्नीचर, टूटे हुए लकड़ी, मेरा ट्रक, ग्रेविटी वापस आ गई थी। अंधेरा छा गया, सिर्फ मैं बचा था, अकेला, टूटे हुए घर और मुर्दा खेत के बीच। क्रोमैन छत से नीचे कूदा, वो मेरे सामने आया। मैंने सोचा अब यह मुझे मार देगा, अब मेरी बारी है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कर दो, मैं फुसफुसाया, मुझे भी ले जाओ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने आंखें खोली। क्रोमैन ने अपने हाथ बढ़ाया, इस बार हमला करने के लिए नहीं। उसने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में कुछ बीजें थीं, चमकते हुए ब्लैक एंड गोल्ड सीड्स। उसने वो बीज मेरे हाथ में गिरा दिए। वो गर्म थे, जलते हुए कोयले जैसे। उसने बिना बोले मेरे दिमाग में कहा, फसल कट चुकी है, अब बोई शुरू कर। और फिर वो पिघल गया, हवा में धुंध बनकर गायब हो गया। मैं वहाँ बैठा रहा, हाथ में वो एलियन सीड पकड़े हुए। मैंने अपने हाथ देखे, मेरी कलाई पर नसें उभर आई थी। वो नीली नहीं थी, वो बैंगनी हो चुकी थी। मुझे छोड़ दिया गया था क्योंकि मैं फसल नहीं था, मैं नया क्रोमैन बनने वाला था। सूरज निकल गया था, लेकिन वो सूरज नहीं था जो कल डूबा था। यह पीला था, तीखा, जैसे किसी ने दुनिया से सारे रंग चूस लिए हों। मैं वहीं खेत में लेटा हुआ था जहाँ मैं गिरा था। मेरे कपड़े फटे हुए थे, मेरे शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन जब मैंने सांस ली तो मुझे दर्द नहीं हुआ। हवा मेरे फेफड़ों में अंदर जाकर ठंडी लग रही थी। मैंने उठकर देखा, मेरा घर आधा टूट चुका था। छत गायब थी, दरवाज़ा जली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ टूटे हुई इमारत नहीं थी। सबसे डरावनी चीज़ खामोशी थी। कोई जानवर नहीं था। बस्टर्ड का केनाल खाली था, अस्तबल खाली था, घोड़े, गाय, एलेना सब जा चुके थे। उस बड़ी आंख ने उसे निगल लिया था। सिर्फ मैं बचा था, मैं और मेरा हाथ में बचे काले सीड। मैंने अपनी मुट्ठी खोली, वो बीज अभी भी गर्म थे। वो मेरे हाथ में खाल को जला रहे थे, पर मैं उन्हें फेंक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ के हिस्सा बन गए हैं। मैंने घर के अंदर जाने की कोशिश की। किचन में वो टेबल अभी भी वहीं थी, पर कांच बिखरा पड़ा था। मैंने मिरर में अपनी शक्ल देखी। मेरी आंखें का रंग बदल चुका था। वो अब ब्राउन नहीं थी, उनके किनारे पर बैंगनी रंग आ गया था। तकरीबन हफ्ते बीत गए। मैंने पुलिस को कॉल नहीं किया। मैंने किसी को नहीं बताया कि एलेना गायब थी, क्योंकि मुझे पता था कि कोई यकीन नहीं करेगा, और वैसे भी मुझे अब उनकी परवाह नहीं थी। मुझे भूख लगनी बंद हो गई थी। मैंने फ्रिज से खाने निकालने की कोशिश की, पर जब मैंने ब्रेड का टुकड़ा मुंह में डाला वो मुझे राख जैसा लगा। पानी मुझे कड़वा लगने लगा। लेकिन मुझे अब एक अलग तरह की भूख जागने लगी थी। एक ऐसी प्यास जो गले में नहीं बल्कि मेरी नसों में थी। एक रात मैं खेत के बीच में खड़ा था। ज़मीन अभी भी बंजर थी। वहाँ वो क्रोमैन नहीं था, लेकिन मुझे उसकी कमी महसूस हो रही थी, जैसे एक बच्चा अपने पापा को ढूंढता है। मेरे हाथ में वो बीज था। मेरे दिमाग चीख रहा था, इन्हें मत बो, जला दो, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन मेरा शरीर ने मेरी नहीं सुनी। मैं घुटनों के बल बैठ गया। मैंने अपना नाखून से सख्त ज़मीन खोदी। मेरा खून मिट्टी में मिला और मैंने वो एलियन सीड उस मिट्टी में दबा दिया। जैसे ही मैंने मिट्टी उस पर डाली मुझे सुकून मिला, जैसे कोई ड्रग एडिक्ट को अपना डोज मिल गया हो। मेरा दर्द मानो गायब हो गया और ज़मीन के नीचे से एक धम्प सुनाई दी। धड़कन, फसल बोई जा चुकी थी। मैंने अपने पैर उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर ज़मीन से उठा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगें मिट्टी से हिस्से बन गए हैं। जड़ों ने मेरे फीट को जकड़ लिया था। 1-2 दिन तक मैं वहीं पर खड़ा रहा। मुझे ना तो कहीं पे जाने का मन कर रहा था, ना किसी टाइप की भूख महसूस हो रही थी। तभी मैंने एक सुबह आवाज़ सुनाई दी, एक सायरन की आवाज़। लगभग 3 पुलिस की गाड़ियाँ, शरीफ, कुछ गांव के लोग के आ रहे थे।
वो एलेना कैलब चिल्ला रहे थे। मैं उनके सामने खड़ा था, बिल्कुल सामने। मैं चिल्लाना चाहता था, मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद करो। लेकिन जब मैं मुंह खोला तो कोई आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ सूखी लकड़ी की चूड़ने की मतलब क्रैकिंग की आवाज़ आई। शेरिफ मेरे पास आया, इतने पास कि मैं उसकी सांसें सुन सकता था। उसने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में देखा, लेकिन उसने मुझे पहचाना नहीं। उसने बस कहा, यह कुछ नहीं है, बस ये एक पुराना स्केरक्रो है। मुझे तब समझ में आया, मैं अब कैलेब नहीं रहा था। इंसान मुझे देख नहीं सकते थे। उनके दिमाग में एक फ़िल्टर लग गया था। उनके लिए मैं बस लकड़ी और घास का एक पुतला था। वो लोग पूरे दिन वहाँ रहे। वो घर के अंदर गए, उन्होंने टूटे हुए फर्नीचर को देखा और कहा, दोनों भाग गए। शेरिफ ने कंक्लूड किया जैसे इनके माँ बाप भागे थे, कर्जा लेके, और कहा, ये ज़मीन ही श्रापित है। शाम को वो चले गए, पुलिस की टेप लगाकर, और मैं वहीं खड़ा रहा, अकेला। ना हिल सकता था, ना बोल सकता था, सिर्फ देख सकता था। मैं अब इस ज़मीन का कैमरा बन चुका था। रात हुई और रात के अंधेरे में मुझे थोड़ी आज़ादी मिली। क्रोमैन की शक्ति रात में जागती थी। मेरा शरीर जो दिन में लकड़ी जैसा सख्त था वो रात में थोड़ा सॉफ्ट हो गया। मैं मुश्किल से चला, पर कदम पर दर्द हो रहा था। मैं अपने टूटे हुए घर के बेसमेंट में गया। वहाँ मैंने एक पापा की पुरानी लेदर डायरी निकाली और एक कलम पेन। मेरे हाथ अब इंसान के नहीं लग रहे थे। उंगलियां लंबी और काली हो चुकी थी, नाखून किसी जानवर जैसे थे। पेन पकड़ना मुश्किल था, लेकिन मुझे लिखना था। मुझे बताना था कि क्या हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी याददाश्त गायब हो जाएगी या फिर गायब हो सकती है। मैं धीरे धीरे भूल रहा था कि एलेना का चेहरा कैसा था। मैं भूल रहा था कि मेरा नाम कैलेब था। मैं ये भी भूल रहा था कि मैं यहाँ रहता था, मेरा कुत्ता बस्टर्ड यहाँ रहता था। मैंने सब कुछ लिख दिया। अब जो आप पढ़ रहे हो ये भी मेरी एक लिखावट ही है। क्रोमैन का सच के बारे में लिखा, आसमान की आँख के बारे में, और आखिर में मैं ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिख रहा हूँ। जब सुबह होती है तो मुझे अपनी जगह पे वापस जाना रहता है। मैं हर जगह पे खड़ा नहीं रह सकता। दिन के उजाले में मेरी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है। मैं मानो स्टैच्यू की तरह बिहेव करता हूँ। मैं हालांकि तब भी देख सकता हूँ, लेकिन मेरी शक्तियाँ रात में ही जागती है। मैं रात में आज़ाद हो जाता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से मेरे पैर ज़मीन पर उतरते हैं। दिन के उजाले में मैं पत्थर जैसा बन जाता हूँ। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं किसका। शायद मेरे जैसा अकेलापन, अकेला इंसान की तलाश कर रहा हूँ। और लगता है कि मैं अब धीरे धीरे भूल रहा हूँ कि मैं कैलेब हूँ। मैंने जितना सहा है, मैंने जितना देखा है, मैं इस डायरी में लिख रहा हूँ। अगर ये तुम पढ़ रहे हो तो जल्दी से भाग जाओ या फिर मेरे जैसे बन जाओगे। तो ये वो कहानी थी जो इस डायरी में लिखी थी। मेरा नाम सैम है, मेरी उम्र 10 साल की है। मैं ये कहानी पुलिस को नहीं बता सकता क्योंकि वो मुझे पागल समझेंगे, लेकिन आप लोग शायद यकीन करोगे। ये सब 2 महीने पहले हुआ था। मैं और मेरा दोस्त पुराने बैकवर्ड फार्म के पास पतंग उड़ा रहे थे। हवा तेज थी। मेरी पतंग एक लाल रंग की फाइटर पतंग थी। कट गई। वो हवा में गोते खाते हुए सीधे उस भूतिया फार्म के बीच में गिर गई। मेरा दोस्त डर गया। उसने कहा, सैम वहाँ मत जा, वहाँ लोग गायब हो जाते हैं। और मुझे वो पतंग चाहिए थी। मुझे वो पतंग बहुत प्यारी थी क्योंकि मेरे पापा वो पतंग बाहर से लेके आए थे। मैं फेंस खोदकर अंदर गया। वहाँ बहुत सन्नाटा था। वहाँ मेरी पतंग खेत में पड़ा हुआ मिला। वो लाल रंग का था, इसलिए मुझे आसानी से मिल तो गया। लेकिन जहाँ पतंग था वहाँ से तकरीबन 50 कदम दूर एक स्केरक्रो दिखा था मुझे। वो स्केरक्रो काफ़ी जिंदा लग रहा था। कैसे कोई उसको इग्नोर कर सकता था? मैं तो ये सोच रहा था कि इसको बनाने की हिम्मत किसने की होगी। मैं डरते डर के उसके पास गया। वो स्केरक्रो अजीब था। वो लकड़ी का नहीं लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे इंसान को जलाकर वहाँ गाड़ दिया गया हो। उसकी आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सो रहा है और रात का इंतज़ार कर रहा है और जागने की कोशिश कर रहा है। जब मैं उसके पास गया
मैंने उसके पॉकेट भरी हुई दिखी। उसके पॉकेट में एक भारी किताब रखी हुई थी। पहले तो मैंने सोचा कि कोई भला स्क्रोमैन के कपड़े में भारी किताब क्यों ही रखेगा। क्यूरियोसिटी में आकर मैं वो किताब अपने बाहर निकाल ली एंड जो आपने स्टोरी सुनी वो किताब में लिखी हुई थी। मैं वहीं बैठकर वो डायरी पढ़ी। पहले मुझे लगा कि ये कोई मजाक है, शायद कोई प्रैंक कर रहा है या कैलेब कोई मजाक कर रहा है, वो दो लोग भाग गए हैं एंड ये एक स्टोरी बनी बनाई कहावत रख के चले गए हैं ताकि कोई इस पे यकीन करे या कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सके। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मुझे मेरे आसपास ठंड लगना शुरू हुई। हवा मानो रुक सी गई हो और मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने डायरी का आखिरी पेज पढ़ा। उस पर लिखा था, साइकिल पूरा हो गया है, अगला हार्वेस्ट 2030 में होगा। लेकिन अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुमने मुझे ढूंढ लिया है। मेरी सांस अटक गई। मैंने धीरे से सर उठाकर उस स्कैरक्रो को देखा एंड तभी मुझे याद आया कि मैं दिन को देख सकता हूँ कि मेरे सामने क्या हो रहा है, लेकिन मैं कुछ मोमेंट नहीं कर सकता। तभी मुझे अजीब सा कंपन महसूस हुआ। मेरे वहीं पैर रोंगटे खड़े हो गए। स्कैरक्रो की आंखें अभी भी बंद ही थी। मैंने डायरी बंद की और उठने लगा। यह सब झूठ है, मैं खुद से कहा। यह सब डरावनी कहानी है। मैं मुड़ के भागने ही वाला था अपना पतंग उठा के कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई। एक क्रैकिंग की आवाज़, एक लकड़ी टूटने की आवाज़ थी। यह शायद गर्दन घूमने की आवाज़ थी। तभी मैंने गौर किया कि ऑलमोस्ट शाम होने वाली थी एंड मुझे अचानक याद आया एंड ये सब मेरे दिमाग में एक सेकंड में ही आ गया। रात को स्कैरक्रो की पावर जागती है। तभी मैं पीछे मुड़कर देखा। पीछे सब नॉर्मल था, लेकिन मैंने गौर से ध्यान से देखने की कोशिश की स्कैरक्रो की आंखों पे, तो वो मुझे हल्की सी बैंगनी रंग की दिखाई देने लगी। शायद पहले मैंने नोटिस नहीं किया हो, लेकिन वो सच में पहले से ज़्यादा बैंगनी रंग की दिख रही थी और हाथों का मोमेंट वो कुछ हिला हुआ लग रहा था। उसके मुट्ठी जैसे धीरे से खुल रही हो। शायद ये मेरा एहसास हो या कोई मेरा डर, लेकिन तभी मुझे एक अजीब सी हवा महसूस हुई, एक ठंडी हवा। एंड उस टाइम पे मैं काफ़ी डर गया था, तो मैं फटाफट से वहाँ से उठा और अपने घर चला गया और ये डायरी मेरे साथ में लेके आ गया। मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए, किसको समझाऊं। मैंने अपने दोस्त को भी सुनाई ये स्टोरी, लेकिन वो मेरी बात को विश्वास नहीं कर रहा। तो इसीलिए ये स्टोरी मैंने इंटरनेट पर शेयर करने का फैसला किया और ये आप सुन रहे हो। आज 2025 है, सिर्फ 5 साल बचे हैं 2030 में। कैलेब वहाँ इंतज़ार कर रहा है। मैं जानता हूँ वहाँ है, क्योंकि कल रात मैं घर के गार्डन में मैंने एक कौवा देखा जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। हर परछाई के पीछे एक राज होता है और हर राज की एक कहानी। अगर आज की कहानी ने आपकी नींद उड़ा दी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए दरवाज़ा बंद रखना और खिड़कियों से दूर रहना। दिस इज मिस्टर सैड साइनिंग ऑफ एंड स्वीट नाइटमेयर्स।